हेलो साथियों, मैं हूं विशाल। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स की पाठशाला में। बेटा, आपको ये तो मालूम होगा, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो MPSI का जो मैंने पेपर सॉल्व आउट कराया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बेटा, इस बार जो अपनी ये सेकंड क्लास हो रही है, इसमें भी मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे जो रह गए थे, अब मैं उनको और आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद जब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके सीक्वेंस से यूनिट्स चालू कर दूंगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आप इस सेशंस को ज़रूर देखें। ये आपके लिए MPSI के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको दरोगा बनने की चाहत है ना बेटा, तो आप एक बार अपना दृढ़ निश्चय बना लें और इस सेशंस को ज़रूर देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका इससे बाहर मैथ्स में कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, इन क्वेश्चंस पेपर को ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता लगे कि क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे पुट करता है, आपको किस तरीके से उसे डील करना है, कितना आप पे वहाँ प्रेशर लेना है नहीं लेना। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पे सॉल्व आउट करने में टाइम लगेगा। इसलिए बेटा, आपसे आशा करता हूँ आप इसको ज़रूर लें और सारे क्वेश्चंस को अपने एक बार घर पे ज़रूर लगाएं। मैं यहाँ पे आपका पूरा कराऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपने घर पे ये क्वेश्चंस लगाएं, जिससे आपको एक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए आप मैथ्स में कि आपसे कहीं भी कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़, मेरे बेटा, आप जानते हैं कि दो कैटेगरी का बच्चा है, जो कुछ इंग्लिश के लिए हैं और कुछ हिंदी के लिए हैं। ठीक है, कोई बच्चा मुझसे कहता है कि सर हिंदी में पढ़ाइए, कोई बच्चा मुझसे कहता है कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए। पर बेटा देखिए, मैं दो चीज़ों में लेके चलूँगा। मेरा बोर्ड इतना तो वो नहीं है कि मैं दोनों चीज़ों लिख दूँ। हाँ, ये होगा कि आपको मैं PDF जो प्रोवाइड कराऊँगा वो बाइलिंगुअल होगी, यानी वो दोनों लैंग्वेजेस में होंगी, इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी। तो जो बच्चा इंग्लिश में करने वाला है वो इंग्लिश में क्वेश्चन को देखे और अपने हिसाब से उसे घर पे प्रैक्टिस करे, और जो बच्चा हिंदी में करने वाला है वो हिंदी को वो करे, प्रेफर करे और हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व आउट करे घर पे। ठीक है बेटा, इतनी हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप ये सोचते हैं कि सर का पढ़ाना बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ बेटा, मोटिवेशन के लिए आप एक बार नीचे यानी आपके उस पर लाइक का बटन है, आप लाइक ज़रूर करके जाएं। आपका शेयर का बटन है, शेयर सबसे ज़्यादा करें। और दूसरी चीज़ बेटा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी वीडियोस में डालूंगा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, उसे ज़रूर वो कर लें, आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं और जितनी भी PDFs हैं वो आपके पास प्रोवाइड हो सकें। ओके बेटा, आइए अब सेकेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी उसमें क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 for 3 years at 10% per annum will be। देखो बेटा, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें ये पूछा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए बोला है। और कितनी वार्षिक दर पे बोला है? 10% पर एनम, यानी वार्षिक दर पे ये बोला गया है निकालने के लिए। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको बता दिया जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इसे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है, अब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे? देखिए, आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कैसे निकालना है। तो देखिए, वैसे क्या होता है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। फॉर 3 इयर्स, अगर मुझे 3 साल के लिए निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखो बेटा क्या होता है, एक इस तरीके को प्रेफर किया जाता है, लिया जाता है, इससे निकाला जाता है। 3 बार A, 2 बार B, 1 बार नीचे B और C। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का।
ठीक है। और अगर 2 साल के लिए मुझसे बोला जाता है फॉर 2 ईयर्स, तो क्या होता है A और नीचे B, ये फॉर 2 ईयर्स है, 2 साल के लिए निकालने का है। अब देखिए बेटा, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, जो भी मेरा कुछ भी अगर मेरे को दिया होगा प्रिंसिपल, ठीक है, और उन प्रिंसिपल का अगर मैं इंटरेस्ट के तौर पे निकालूंगा और इन तीनों को सम कर दूं, तो ये मेरा होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर मैं इन सब का सम कर दूं, ऊपर वाले को छोड़ के, ये 3A को छोड़ के इन सब का सम करूं, तो ये मेरा होता है डिफरेंस, ठीक है, ये होता है मेरा डिफरेंस। SI माइनस CI, यानी CI माइनस SI का जो डिफरेंस बचता है ना, वो ये होता है। और अगर मैं इस सब का एडिशन कर दूं, इन सभी चीज़ों का एडिशन कर दूं, तो ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आया समझ में, ठीक है। अगर मैं इन तीनों का एडिशन कर दूंगा, तो ये मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं इस डिफरेंस यानी इन सब के बचे हुए का प्लस कर दूं, तो ये मेरा बनता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, CI माइनस SI, वही मेरा डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर मैं ये पूरा एडिशन कर देता हूँ, यानी 3A प्लस 3B प्लस C का एडिशन कर देता हूँ, तो वो मेरा बनता है क्या, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ऐसे ही होता है 2 ईयर के लिए। अगर मैं दोनों A का प्लस कर देता हूँ, तो ये मेरा बनता है SI, ये होता है पूरा क्या, ये होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और सिंगल B क्या होता है मेरा, CI माइनस SI, यानी मेरा क्या हो गया, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। आया समझ में। तो ये था अपना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड थोड़ा। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सालों के लिए बोला है उसने, तो 3 सालों के लिए कैसे करोगे आप, तीन सालों के लिए अपन क्या करेंगे, मेरे को सम दिया है कितना, 5000, 3 सालों के लिए कितने बोला है, वार्षिक दर 10% पर, तो लिख लो 10%। अब जब 5000 का 10% आप निकालोगे, तो 5000 का 10% कितना होता है, करके दिखा देता हूँ आपको वो भी, 0 से 0, 0 से 0, यानी 500 होता है। 5000 का 10% से अगर निकालोगे तो 500। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, A, तो लिखो 500, 500 और 500, ठीक है। अब जो 500 का क्या है, अब आपको इस 500 का भी 10% लेके चलना है, तो 500 का 10% लोगे तो कितना होता है, 500 का 10% करेंगे तो कितना होगा, 5, यानी 50। तो B था ना, B, तो लिख लो 50। ये 3 बार A हो गया, मैंने इसे A लिया था, इसे भी मैंने A लिया था, इसे भी मैंने A लिया था, इसे मैंने B लिया, इसे भी मैंने B लिया, और इसे भी मैंने B लिया। अब नीचे क्या था, एक C था ना, तो C का क्या करेंगे, इस 50 का भी 10% लोगे आप, तो 50 का 10% लोगे तो कितना होता है, 5। तो ये मेरा क्या है, 5, ये क्या हो गया, C। यही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, विजिबल है ना। फॉर्मूला क्या था, A 3 साल के लिए, B और नीचे C, ये था। अब इन सब का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये देखिए 500 प्लस 500 प्लस 500 कितना हो गया, 1500, 1500 और 150 कितना हो गया, 1650, ठीक है। और 1650 प्लस 5 तो कितना हो गया, 1655, यही आपका आंसर है, यही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। आया समझ में। इन सब का मैं एडिशन कर दूंगा, तो वही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है, वही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या किया, सबसे पहले 5000 था, तो 5000 का 10% लूँगा तो कितना होता है, 500। तो 500 को 3 बार लिखिए, 3 सालों के लिए बोला हुआ है। उसके बाद 500 का फिर 10% करिए, तो 50 होता है, तो 50 को आप 3 बार लिखिए। उसके बाद 50 का भी 10% करेंगे तो 5 होता है, और इन सब का एडिशन कर देंगे तो कितना होता है, 1655 होता है, यही आपका वो है। आप चाहते तो इसको भी आप ना करते हुए क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसको ना करना होता तो ये जो होता है ना, इन तीनों का प्लस करके और 10% के उससे निकाल दी, तो कितना होता है, 1050 को जब आप 10% के उससे निकालेंगे तो कितना होता है,
105। अब सबका प्लस कर दीजिए, 1655 ही आएगा। ये होता है डायरेक्ट, कुछ नहीं करना होता। 3 बार ए थे, ठीक है। तो जब मैंने इसका 10% से निकाला तो 50 आ गया, और इन तीनों का प्लस करके 10% से निकालोगे तो 105 आता है। ये डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। आया समझ में? तो आंसर है 1655। हटाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज से है। सेकंड क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 11 नंबर is 36, whereas average of 9 of them is 34. If the remaining two numbers are in the ratio 2:3, then find the value of the smaller number। ठीक है, between remaining two numbers। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कठिन नहीं होती, ठीक है। अगर आप समझे ढंग से तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ नहीं होती। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स, कोई 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याओं का एवरेज औसत कितना निकला है? 36। कोई 11 संख्या थी, उनका औसत निकाला तो 36 निकला। वेयर एज एवरेज ऑफ 9 ऑफ देम, जिनमें से 9 जो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका जब एवरेज देखा गया तो कितना था? 34 था। जो 9 संख्याएं थी, पहले तो क्या बोला कि जो 11 संख्याएं हैं उनका जो कितना औसत था? 36 औसत था, ठीक है। वेयर एज एवरेज ऑफ द 9 ऑफ देम, जिनमें से जो 9 संख्याएं हैं जब उनका औसत देखा गया तो 34 था, यानी 34, ठीक है। तो क्या बोला है? इफ़ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, जो 2 नंबर्स बच रहे हैं ना, क्योंकि देखो इधर 11 बोला है, इधर 9 बोला है, तो कितने 11 में से 9 जाएगा तो 2 तो बचते हैं, यानी 2 नंबर जो बच रहे हैं, लिखा है ना, इफ़ द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इन द रेशो, वो कितने रेशो में दिए हुए हैं? तो आप बोलोगे 2:3 रेशो में बचे हुए हैं। 2:3 में जो 2 नंबर जो बचे हुए हैं वो 2:3 में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो आपको क्या बताना है? आपको ये ज्ञात करना है कि स्मॉलर नंबर क्या होगा, ठीक है। अब कैसे करोगे आप इसको? तो देखिए सबसे पहले एवरेज, आप देखो एवरेज कैसे निकालोगे। देखो एवरेज तो दिया ही हुआ है 36, और कितनी नंबर्स हैं? 11 नंबर्स हैं, यानी अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो टोटल नंबर बन जाएगा। तो 11 इंटू 36 कितना होता है? करके बताओ। 11 इंटू 36 तो कर लो यहाँ पर। 6 3 6 3 6 9 3 396, ठीक है। ये होता है टोटल। अब उसने बोला कि दूसरा जो एवरेज है, वो कितना है? 34, और नंबर कितने हैं? नंबर है 9। अब ज़रा 9 से 34 का मल्टीप्लिकेशन करना, तो कितना होता है? 34 से 9 का करेंगे 36 3 कितना होगा? 26 306 306। इधर तक किसी को डाउट? पहले मैंने 11 से 36 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो टोटल नंबर बना 396। दूसरा बोला है जो बचे हुए 9 नंबर हैं, यानी 9 नंबर जो थे उनका एवरेज था 34, तो इसका जब मैंने मल्टीप्लिकेशन करा तो बना 306, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जो 2 नंबर होंगे वो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो उतने में से ही आए होंगे 2 नंबर। तो मानिए अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ टोटल का, तो 396 माइनस 306 कितना हुआ? 90। यानी इस 90 वाली संख्या के ही वो 2 नंबर बने होंगे, या तो वो नंबर 30, देखो 2:3 रेशो में दिए हैं, ठीक है, 2:3 रेशो में दिए हैं तो 90 का ही होगा वो।
ठीक है, 90 में से ही बने होंगे। या तो देखो ये भी हो सकता है, जैसे मान लो 45 ही हो तो 90 होता है, पर 2:3 रेशो में नहीं है। या 30:60 भी हो सकता है, 30:60 भी हो सकता है 2:3 रेशो में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो अपन चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बना 90। इसे रब कर रहा हूँ, इधर हटा रहा हूँ। ठीक है, अब दो संख्याएं जो हैं वो कितने रेशो में दी हैं, 2:3 की में रेशो में दी हैं। तो मान लो इन दोनों का एडिशन ही तो 90 के बराबर होगा, इन दोनों का एडिशन ही 90 के बराबर होगा। तो लिख लो 2x + 3x = 90 के बराबर हो सकता है। बिल्कुल सही है, हो सकता है। ठीक है, दोनों का जोड़ ही तो है 90। अब इन दोनों का जोड़ करिए तो कितना होता है, 5x = 90। और x और 5 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो कितने से डिवाइड हो रहा है, 1 और 5 8 सा 40, 18। यानी x की वैल्यू आ रही है 18। ठीक है, जब 5 को 90 से काटोगे तो 18 आता है। अब क्या करोगे, 18 जो आया है और वो कितना 2:3 में है। ठीक है, अब ये जो 2:3 है तो इसमें क्या करोगे, 2x में ज़रा अप्लाई करना। तो x की वैल्यू 18 रखूँगा तो कितना होता है, 36 होता है। ये फर्स्ट है मेरी। दूसरी वैल्यू क्या है, 3x। 3x में 3 × 18 रखूँगा तो कितना होता है, 54। ये मेरी क्या है, सेकंड वैल्यू है। अब इन दोनों को प्लस भी करके देख लो अगर डाउट हो रहा हो तो। 36 54 कितना होता है, 0 और 1 कितना, 90 हो गया, 90। तो अब उसने मुझसे क्या बोली थी, स्मॉलर वैल्यू पूछी थी। तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी, स्मॉलर नंबर होगा 36। यही मेरा आंसर है। आया, आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं थी। ये एवरेज में से आया था। ठीक है, उसने स्मॉलर वैल्यू मुझसे पूछी थी तो स्मॉलर वैल्यू उसकी 36 बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब एक आया है अपना ज्योमेट्री से, थर्ड क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल है ABC, साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D। एंगल ACD is equal to 100 degree if BC is equal to AC, then find एंगल ABC। त्रिभुज, ट्राइंगल को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है ज्योमेट्री में से, क्या बोला गया है, इन अ ट्राइंगल ABC, कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसे हमने माना हुआ है। ठीक है, उसकी यानी कोडिंग करी है ABC। साइड BC इज प्रोड्यूस टू D, जो नीचे वाली BC वाली साइड है ना, उसे प्रोड्यूस है ना बढ़ाना, उसे बढ़ाया गया है कहाँ तक, D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, एंगल ACD इज इक्वल टू 100 डिग्री इफ़ BC इज इक्वल टू AC, देन फाइंड एंगल ABC। ठीक है, ये तो लैंग्वेज थी। अब मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये रहा मेरा एक ट्राइंगल, मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया ABC, दर्शा दिया मैंने ABC से। ठीक है, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल है। साइड BC, जो नीचे वाली साइड है BC, उसे मैंने प्रोड्यूस किया है, उसे मैंने बढ़ाया है कहाँ तक, D तक। तो ये नीचे वाली साइड है BC, इसे मैंने D तक बढ़ा लिया। एंगल ACD कितने के बराबर है, 100 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इफ़ BC इस बराबर है AC के, जो BC लाइन है ना वो किसके बराबर है, BC बराबर है AC के। ठीक है, यानी इक्वल है, बराबर है। देन फाइंड एंगल ABC। हमें क्या फाइंड करना है, ABC। ठीक है, अब पहले एक चीज़ देख लो, इसमें क्या करना है।
ये है एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी एंगल, एक्सटीरियर यानी बाहरी एंगल। ये है इंटीरियर एंगल्स यानी अंदर के जो एंगल्स होते हैं, जो ट्राइंगल्स के, त्रिभुज के अंदर के जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, अंदर के एंगल्स। और एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो बाहरी एंगल, ठीक है, जो बाहर के होते हैं। वैसे इसके दो तरीके हैं पर मैं आपको दोनों तरीके ही बता देता हूँ। देखिए ये है मेरा 100 डिग्री, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का हमेशा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन का। तो देखिए ये जो रिमेनिंग है ना, ये जो रिमेनिंग है तो ये 100 है और ये पूरी लाइन जो है ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो 100 अगर जब 180 में से आप 100 को माइनस करोगे तो कितना बचा, 80 बचा, 80 बचा। तो ये जाहिर सी बात है ये 80 डिग्री हो गया, ये रिमेनिंग वाला, ठीक है। अब जब ये 80 है और क्या बोला है उसने, आपको मालूम होगा एक क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, और एक क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये आइसोसेलेस ही तो है क्योंकि इसकी दो साइड्स बराबर हैं। एक एंगल 80 डिग्री है और तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल कितने के होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो जब एंगल सी कितने का दिया है मुझे, 80 डिग्री का दिया है और एंगल ए प्लस एंगल बी मुझे नहीं मालूम, ये दोनों इक्वल हैं। तो जब 180 में से ये एंगल ए बराबर है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सेम मान सकता हूँ। तो एंगल ए को यानी एंगल बी को भी मैं एंगल ए ही मान लूँ क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80, तो कितना हो गया, ये 2LA हो गया। और इधर क्या होता है, 180 में से माइनस कितना किया, 80 को करा तो कितना हुआ, 100। अब कितना हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री अपॉन 2, नीचे चला जाएगा ये 2, तो कितना बचा, एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। यानी एंगल ए जो है वो 50 के बराबर है। तो ये 50 है तो जाहिर सी बात है ये भी 50 होगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। जब ये 50 आया है तो ये भी 50 होगा क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं तो दोनों के एंगल्स बराबर होंगे। तो कैसे निकाला, तीनों एंगल का सम जो था 180 होता है। मुझे इस वाले का तो मालूम ही चल गया क्योंकि 80 डिग्री था, दोनों बराबर एंगल्स हैं तो मैंने दोनों को रिप्रेजेंट कर लिया, दोनों को दर्शा लिया, एंगल ए से दोनों को प्लस किया तो 2A हो गया। इसको माइनस करने के बाद 100 आ गया तो ए कितना निकला है, 50 आ गया। तो ये 50 है तो ये भी 50 हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड चीज़ जो होती है ना वो क्या होता है बेटा, एक चीज़ याद रखना, सेकंड चीज़ ये होती है कि दोनों इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना तो वो एक्सटीरियर एंगल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिखोगे, इसका सीधे ये हो जाता कि दोनों 2x इज इक्वल टू कितना होता, 100 के बराबर होता। तो क्या होता है, x इज इक्वल टू 50 डिग्री आ जाता। ये डायरेक्ट था क्योंकि दोनों की साइड्स क्या है, इक्वल है ना, तो दोनों के एंगल्स किसके बराबर होंगे, एक्सटीरियर के बराबर होंगे। ये थ्योरम होती है, ये आप जब ज्योमेट्री पढ़ोगे ना तो उसमें थ्योरम आएगी, थ्योरम में ये डायरेक्टली दिया होगा कि दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, आउटसाइड यानी एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो वो किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 50 और अपन इससे भी निकाल सकते हैं वो भी 50 आ गया समझ में। हटाओ, बेटा इतना आसान होता चला जाएगा ना, बस एक बार आपको समझ में आ जाए सब चीज़ आसान होती चली जाएगी। अब देखिए कितने ऐसे लेवल आया है क्वेश्चंस का कि हंसी आ रही है मुझे। देखिए ज़रा, इफ़ 2/3 ऑफ ए, ठीक है, इज़ 4/5 बी, देन A रेशो B। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, छोटा क्वेश्चन है। यदि A का 2/3 वो हिस्सा B के 4/5 वे हिस्से के बराबर हो तो
ए रेशो बी ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे है, क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ 2/3 ऑफ ए, क्या बोला है, इफ़ 2/3, यदि ए का 2/3 वो हिस्सा, 2/3 ए का हिस्सा बी के 4/5 के हिस्से के बराबर हो, यानी बी के 4/5 के हिस्से के बराबर हो, तो हमें ए और बी को ज्ञात करना है, ए रेशो बी को ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे आप, देखो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दूं, यानी 2 2 जा 4 होता है। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये इसमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये जो बी है ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी, 3 2 जा 6 अपॉन 5। इस फ्रैक्शन को रेशो में लिख दोगे तो कैसे हो जाएगा, 6/5। यही आंसर है। अब बताइए कितना गंदा लेवल था, देख रहे हो आप, ये लेवल था। ठीक है, ये आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसे तो आप आसानी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो किससे है, टाइम एंड वर्क से। इसे अच्छे से समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए 5th क्वेश्चन। वर्किंग 5 hours a day, A can complete a piece of work in 8 days, and working 6 hours a day, B can complete the same work in 10 days, working 8 hours a day, they both can complete the work in विजिबल है कि नहीं है, मार्कर चेंज करो। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि वर्किंग 5 hours a day, A can complete a piece of work in 8 days। अगर कोई आदमी A है, मान लीजिए एक A है, या फिर मान लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है, मैं 8 दिन काम करता हूँ, और हर दिन जो है ना वो कितना काम करता हूँ, 5 घंटे काम करता हूँ। 8 दिन काम करता हूँ पर हर दिन जो है वो 5 घंटे काम करता हूँ मैं, ठीक है। दूसरी बात, कोई एक और बंदा है, कोई एक और है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ही है, और वो कोई काम करता है, वो 6 घंटे काम करता है प्रतिदिन, और कितने दिनों में वो सेम काम जो मैंने किया था ना, वही सेम काम वो 10 दिन में कंप्लीट कर देता है, अगर वो 6 घंटे काम करता है एक दिन में। क्या बोला, फिर से सुन लीजिए। कोई, जैसे मान लीजिए मैं था, तो मैंने वो काम, कोई भी काम हो सकता है, वो मैंने 8 डेज़ में कंप्लीट कर दिया, और एक दिन में मैंने 5 घंटे काम किया, ठीक है। और कोई मेरा एक स्टूडेंट है जो उसी काम को, मान लीजिए मैंने एक चेयर बनाई, और उसने भी वही चेयर बनाई है, पर उसने वो चेयर 10 दिन में बना पाई है, और क्या करा है, 6 घंटे काम किया है प्रतिदिन, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, ये पूछ रहा है कि वर्किंग 8 hours a day, अगर 8 hours a day काम किया जाए, और वो काम जो है एक चेयर बनाने का काम, वो हम दोनों, यानी मैं टीचर और मेरा स्टूडेंट, हम दोनों मिलके अगर उस चेयर को बनाएं और 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो वो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, ठीक है। डेज पूछना चाह रहा है वो मुझसे। तो कैसे करोगे आप, देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये मैं हूँ ए, ठीक है। मैं कितने घंटे काम कर रहा था, मैं 5 hours काम कर रहा था। कितने दिनों तक के लिए काम चला, 8 डेज़ के लिए काम चला मेरा, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरा जो स्टूडेंट था, अब हम दोनों की क्या है,
जो हमारी कार्य क्षमता है ना, हम अपनी कार्य क्षमता निकालेंगे, यानी इफ़िशियंसी को ही कार्य क्षमता कहते हैं। अब पता तो होना चाहिए कि किसने काम ज़्यादा किया और किसने काम कम किया, किसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा थी और किसकी इफ़िशियंसी कम थी, ये तो पता होना चाहिए। तो अब मानिए बी, ये मेरा स्टूडेंट था, स्टूडेंट ने कितना किया, स्टूडेंट ने किया 6 घंटे काम एक दिन में, और कितने दिनों में कंप्लीट कर दिया, 10 डेज़ में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये 5 से मैं 2 सा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए और ये बी को नीचे ले आता हूँ, बी 6 2 सा 12 अपॉन 8, 2 6 सा 2 4 सा 2 3 सा और 2 2 सा, यानी कितना हुआ 3/2। ये क्या हो गई, ए और बी की क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई, यानी इफ़िशियंसी आ गई हम दोनों की, कि ए ने 3 यूनिट काम किया होगा और बी ने 2 यूनिट काम किया होगा। ठीक है, ये हम दोनों की कार्य क्षमता निकल आई। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, हम दोनों की क्या बोला है, हम दोनों का बोला है कि दोनों मिलके अगर एक चेयर बनाते और 8 दिन प्रतिदिन काम करते तो वो कितने दिन में ख़त्म कर लेते। तो मुझे अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरे को इफ़िशियंसी मिल गई 3/2। ठीक है, अब क्या करूँ, मान लो ए प्लस बी, यानी हम दोनों मिल गए, साथ में मिल गए हम दोनों ने कितने घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया, पर हमारे डेज़ नहीं मालूम। ठीक है, अब भाई ये भी तो मालूम होना चाहिए कि टोटल काम कितना था वो टोटल काम जो हम कर रहे थे, दोनों जो कर रहे थे वो टोटल काम कितना था, वो तो पता लग जाए। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, चलो मान लो मैं ही ले लेता हूँ। तो ए था मैं, यानी मैंने अपने आप को ए से रिप्रेजेंट किया था, मैंने कितने 5 घंटे काम किया एक दिन में, और कितने दिन काम किया 8, और मेरी इफ़िशियंसी कितनी निकली है, मेरी इफ़िशियंसी निकली है 3 की। तो 3 × 5 × 8, यही तो निकली थी 3/2। अब जरा इसको करना तो कितना हुआ, 3 5 से 15 और 15 8 से कितना होता है 120, यानी टोटल जो वर्क था ना वो 120 था, 120 यूनिट काम था। ठीक है, 120 यूनिट काम कैसे निकाला मैंने, ए इंटू, यानी क्या करा, ये हमारे घंटे थे और ये हमारे दिन थे। तो जब इन तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कुल काम के बराबर हो जाता है, यानी टोटल वर्क के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 3 × 5 × 8 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। इतनी यूनिट काम किया है, यानी इतना टोटल काम था। अब देखो ये 120 के बराबर हो गया, तो इस टोटल काम को मैं यहाँ लिख दूँ, यानी 120 लिख देता हूँ यहाँ पे, ये टोटल काम है। अब यानी ए और बी, अगर मैं और मेरा स्टूडेंट दोनों मिल जाएंगे, हम 8 घंटे काम करेंगे। ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, पर हम लोग कितने दिनों में काम कर पाएंगे, ये चीज़ हमें निकालनी है। और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 120 काम है। तो क्या करेंगे, ए और बी, अब ए और बी की इफ़िशियंसी कितनी निकली थी, इफ़िशियंसी मालूम है, इफ़िशियंसी कितनी निकली थी ए और बी की, A/B कितना निकला था, 3:2 निकला था। तो अब इसमें पुट कर दूँ मैं, 3 + 2 × 8 × D = 120। अब देखो ये 3 + 2 कितना होता है 5, 5 × 8 × D = 120, और D यहीं लिख रहे हैं दो, 120/5 × 8, इसको काटना, 5 से काटो, 5 2 सा 5 4 सा 8 1 2 16 8 3 24, यानी दोनों मिला के 3 डेज़ में काम कंप्लीट कर देंगे। आ गया समझ में, यही था, कुछ भी नहीं करना होता आपको। अगर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको। टोटल वर्क कैसे निकलता है, जब मैं आपको यूनिट पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा कैसे निकला। टोटल वर्क जब भी निकालना हो, कुल काम, जब भी निकालना हो तो कुछ मत करना, मैं यानी आदमी इंटू डेज इंटू आर, MDH बहुत बार सुना भी होगा आप लोगों ने इसमें। तो मान लो मेरी जो भी कार्य क्षमता होगी, मेरी इफ़िशियंसी आ जाएगी, मेरे डेज़ आ जाएंगे और मेरे आर आ जाएंगे। यही मेरा जैसे मान लीजिए मेरी इफ़िशियंसी 3 थी, डे 5 थे और आवर 8 थे, तो कितना हो रहा था 120। यही मेरा टोटल वर्क होता है। इसी को कहते हैं इफ़िशियंसी इंटू डेज = टोटल वर्क। इसको भी रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे अगर MDH ना हो, कहीं ये भी दिया हो ना, तो उसे याद रखना क्या दिया होगा, इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता
इंटू डेज यानी का दिन इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, अगर कहीं ये भी दिया हो ना तो भी आपका वही चीज़ मानी जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ विलेज, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इन अ विलेज, कोई गांव है, 30% ऑफ द पॉपुलेशन, जो उसकी 30% पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, इज लिटरेट, पढ़ी लिखी है। इफ द टोटल population of the village is 6600, 6600, then the number of literate is। क्वेश्चन ये है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कोई एक गांव है, कोई विलेज है जिसमें 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिटरेट। जो गांव है उसमें 30% जो पॉपुलेशन है ना वो लिटरेट है, यानी पढ़ी लिखी है, समझदार है, पढ़ी लिखी। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, उस गांव की जो टोटल जनसंख्या है ना, जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 6600, 6600 पॉपुलेशन है टोटल। देन द नंबर ऑफ लिटरेट इज़, तो ये बताइए कि नंबर ऑफ लिटरेट यानी कितने पढ़े लिखे होंगे उस 6600 में से, ये पूछा गया है। बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए 30% लिटरेट, पढ़ी लिखी, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है आपकी 6600। इसका जब 30% निकालोगे आप तो 0 से 0 गया, 0 से 0, और 66 को 30 से इंटू करोगे तो कितना होता है, 1980। यानी जो लिटरेट है ना, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, वो कितने, 1980 लोग हैं, ये लिटरेट हैं। और अगर मैं बोलता इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट वाली बात आती तो, अगर इलिटरेट होते तो क्या होता है, तो कुछ नहीं होता। 6600 में से जब 1980 को आप माइनस कर दोगे तो कितना बचता है, 08, कितना बचा, 6 और 4, यानी 4620। ये लोग हैं अनपढ़, यानी इलिटरेट। आ गया समझ में? क्या बोला था, कोई गांव था जिसमें 30% की जनसंख्या क्या थी, वो थी पढ़ी लिखी, यानी लिटरेट। और टोटल पॉपुलेशन कितनी थी गांव की, 6600। तो 6600 को 30 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 30% से मल्टीप्लाई करने के बाद 1980 जो है वो लिटरेट है, और जो बची हुई है 4620 वो इलिटरेट है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन जो होते हैं ना, यही पेपर में ना चूक जाते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ पूछेगा और कुछ निकाल दोगे आप। लैंग्वेज समझा करो, लैंग्वेज समझ लोगे ना, सब आसान बनता चले जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया होगा ये। अ रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील, गोल पहिया, सर्कुलर व्हील, ठीक है, इज 21 सेंटीमीटर। हाउ मैनी revolutions will it make in traveling 924 मीटर
पाई की वैल्यू क्या दी है, यूज़ वैल्यू पाई 22/7, ये तो मालूम होगी, और इसकी एक और वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन में ये भी है एक चीज़ और, ये क्या है, सर्कुलर व्हील यानी गोल पहिया। ठीक है, आपको रेडियस क्या होती है, त्रिज्या, त्रिज्या होती है रेडियस। ठीक है, यानी आपसे क्या बोला है कि कोई गोल पहिया है, सर्कुलर व्हील। ठीक है, वृत्त कहते हैं शायद, है ना, वृत्त ही होता है, वृत्तीय पहिया। ठीक है, यानी अगर कोई आपको, जैसे आपने टायर वगैरह देखा, आपके जो 2 व्हीलर हुई या फिर 4 व्हीलर हुई, कोई भी 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन का जो टायर होता है, टायर का रेडियस, त्रिज्या, जो रेडियस होती है, एक तो पूरा हो गया, तो पूरा तो अपन क्या कहते हैं, उसे डायमीटर कहते हैं, और जो हाफ होता है किससे, रेडियस क्या होती है, एक सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक सरकमफ्रेंस तक जो होता है क्या होता है, ये होती है रेडियस। और अगर मैं इसे पूरा जोड़ दूँ तो रेडियस क्या बन जाती है, ये बन जाता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2r के बराबर। दोनों r को मिला दूंगा तो ये मेरा डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला मैंने, कि कोई एक टायर है, कोई एक टायर है जो कि गोल है। ठीक है, उसकी जो क्या है, रेडियस आपको दी है कितनी, 21 सेंटीमीटर दी हुई है रेडियस आपको। ठीक है, उसने बोला हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 924 मीटर। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है रिवॉल्यूशंस। रिवॉल्यूशंस पता है क्या होता है, आपका जो पहिया होता है ना, एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, दूसरा रिवॉल्यूशन यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे आके वो अपने आप को फिनिश करता है ना, उसी को रिवॉल्यूशन एक काउंट किया जाता है। ठीक है, यानी ये पहिया, मान लीजिए ये पहिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ पहिया, और यहीं से घूम के वो पहिया यहीं आ गया। जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और घूम के उसी पॉइंट पर आ जाए तो वो ही हमारा रिवॉल्यूशन काउंट होता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि अ रेडियस, जो त्रिज्या दी हुई है वो किसी सर्कुलर व्हील की कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर दी है। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल इट टेक, वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा 924 मीटर करने पर, यानी 924 मीटर की दूरी तय करने पर वो कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा, यानी कितनी बार गोल घूम के आएगा, कितनी बार गोल घूम के आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये टायर स्टार्ट हुआ, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घूमा, ये पूरा घूम के आया, घूम के आया, घूम के आया, और ये पहिया यहीं आ गया, यानी ये पॉइंट घूम के पूरा टर्न करके और ये यहीं आ गया, तो ये इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यानी सरकमफ्रेंस कंप्लीट कर दी। सरकमफ्रेंस क्या होता है, आपका टायर का बाहरी सतह, इसी को आप सरकमफ्रेंस कहते हो। ठीक है, यही तो होता है आपका पूरा सरकमफ्रेंस। तो क्या होगा, आपको क्या है, इसका क्या निकालना है, आपको निकालना है कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, यानी ये मेरी सरकमफ्रेंस है, यानी ये मेरी बाहरी सतह है सर्कल की। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, आप एक चीज़ देखो, जो आपको रेडियस दी है ना वो किस में दी है, सेंटीमीटर में, और आपको जो दूरी कवर करनी है वो मीटर में दी है। तो सबसे पहली बात, मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 924 मीटर जो दिया है, इसको आप जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो जब बड़े को छोटे से करते हो तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 924 इंटू 100 तो कितना हो गया, 9,24,000, सॉरी 90,200 400। ठीक है, अब क्या दिया है, आपको दिया है 924 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ठीक है, तो इसको, और आपको ये भी मालूम होगा जब आप किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 924 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 92,400। यही हो रहा है। अब क्या बोला है उससे, उसने मुझसे पूछा है कि रिवॉल्यूशन बताने हैं मुझे, रिवॉल्यूशन कितने होंगे इसमें। ठीक है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस तो लेनी पड़ेगी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एन, यानी ये मेरा क्या होगा, रिवॉल्यूशन हुआ है, यानी मेरे ये चक्कर हो गए कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। 2πr क्या हो गई, ये बाहरी सतह हो गई, ये इसकी सर्कल की, ये सरकमफ्रेंस होती है। ठीक है, और कितनी दूरी तय करेगा, वो करेगा
92,400, ठीक है 92,400। अब क्या करोगे, पाई में वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है मुझे, 21 सेंटीमीटर इंटू एन मुझे निकालना है, रिवॉल्यूशंस मुझे निकालने हैं, और 92400, ठीक है। 7 से 21 3 से जाता है, 44 हो गया ये, 44 इंटू 3 इंटू एन, 92400। अब ऊपर देख लो, अब ज़रा इसको ज़रा लिखना, कैसे लिखोगे, एन तो ऐसे लिखे रहने दो आप, 92,400 अपॉन क्या है 44 इंटू 3, काटना जरा 3 से, 3 3 से 9, 0 3 8 से 24, ये हो गया। 2 से करना 2 2, और ये कितना होगा 15 400, फिर 2 से करना 11, ये कितना होगा 2 7 से 0 0, और 11 से जब इसे काटोगे तो कितना हो गया 700 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा ये कितना करेगा 700 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस, और आपको रिवॉल्यूशन निकालना है तो एन का मल्टीप्लाई होता है, और कितनी कुल दूरी तय कर रहा है, आपकी कर रहा है 924 मीटर। और जब इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो जब बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते तो 100 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 92,400 हो जाएगा। तब इसमें जब वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका 700 रिवॉल्यूशन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और छोटे छोटे लेवल्स के क्वेश्चन हैं, आसान है पर करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आए हैं। अब 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2 इंटू 3 की होल पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। इसको अगर मैं करूँ तो इसको ये कर सकता हूँ, अगर मैं इसको 4 को 6 पावर दी है, 4 की पावर 6 दी है, तो इसका मतलब मेरे को 4 को कितनी बार लिखना होगा, 6 बार लिखना होगा। कितना होता है, अब आप क्या करो, इस 4 को मैं अगर मैं 3 3 में तोड़ दूँ, अगर लिखना होता तो ये तो मेरे को 6 बार ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसे मैं 2 बार ऐसे कर लूँ, 3 3 के जोड़े बना के, यानी 64 इंटू 64 लिख लूँ। अब ये कितना है 8, 2 की पावर 3 है तो कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, और 8 को भी कितना बार करा है 2 बार, तो मैं इसे 8 और 8 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन, क्योंकि डिवाइड का साइन है। अब इसको देखो 8 की पावर 2, तो 8 की पावर तो ऐसे ही 2 लिख लो, 3 की पावर 2 यानी कितना होता है 3 3 सा 9, और 4 की पावर 2 तो कितना होता है 16, 4 4 जा 16। अब ये 8 से ये 8 से ये 8 और ये 8 कट गए, ठीक है। अब क्या करोगे 16 4 जा होता है 16 4 जा, ठीक है, और 64 इंटू 4 करोगे तो कितना होता है 256 अपॉन कितना है 9। यही मेरा आंसर है। आया, कोई दिक्कत तो नहीं थी, कितना आसान था, कुछ नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। इसमें तो मेरा कोई वो भी नहीं है कि मैं आपको एडिशनल कुछ बता दूं। जो जितना मैथ्स को आप आसान बना सकते हो वो आप तोड़ तोड़ के बना लीजिएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 की होल पावर 0.13 इंटू 243 होल पावर 0.07, ठीक है। नीचे क्या है 7 होल पावर 0.25 इंटू 49 0.075 इंटू 343 0.2। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ये कैसे सॉल्व हो सकता है, आप इसको कितना आसान बना सकते हो वो देखना है आपको। क्या ये 3 की टेबल में आता है, जाहिर सी बात है आता है। अगर मैं 3 का
कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करूं जब 243 बनेगा? तो आप क्या बोलोगे कि एक बार करके देख लेते हैं। देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा 243 बन गया। यानी मैं 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा तब ये मेरा बनता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 की होल पावर 0.13। सेम इसमें भी ये लिख दीजिए 3 की पावर 5 0.07। अब नीचे देखिए ये 7 है, 7 को एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए 7 0.25। अब ये 49 है तो 7 की पावर 2 बार लिख दूं, यानी कितना होता है 7 7 सा 49 होता है, तो 7 की पावर 2 की होल पावर 0.075। सेम ये देखिए 7 7 सा 49 और 49 7 सा कितना होता है 343। करके देख लीजिए 49 7 सा 7 9 सा 63 6 और ये 343। ठीक है, 7 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो 343 बनता है। तो 7 की पावर 3 की होल पावर कितना होता है 0.2। अब आपको मालूम होगा जब ये पावर्स ऐसे दी होती हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 0.13 में जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.65 इंटू 5 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 0.07 में कितना होगा 0.35, 7 5 से 35। ठीक है, अब नीचे जाओ, 7 तो एज इट इज़ लिख रहने दो। अब ऊपर जा रहा हूँ मैं क्योंकि नीचे स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए 0.25। ठीक है, 7 की पावर 2 है, जब इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 1.50, यानी 7 की पावर कितनी होगी 0.150, क्योंकि 75 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है 150 होता है। 75 इंटू 2 करोगे तो कितना होता है 150। ठीक है, तो ये हो गया इंटू 7 की पावर 3 है तो कितना करोगे 0.6। अब इसको ऊपर लेके आ जाओ। अब देखो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में दी हैं। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में दी हैं तो इनकी जो पावर्स होंगी क्या होंगी, वो एडिशन हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई ऐसे दिया हो m की पावर a इंटू m की पावर b दोनों की सेम हो और पावर्स अलग अलग हो तो क्या होता है m a प्लस b हो जाता है। यही तो होता है। तो सेम यही चीज़ नीचे वाले में एप्लीकेबल करेंगे, अपन अप्लाई करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 3 दिया हुआ है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 0.65 प्लस 0.35 अपॉन नीचे ये देखिए 7 सब में सेम है तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी 0.25 प्लस 0.150 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा ऊपर 0.65 और 0.35 को जब आप प्लस करोगे तो 1 हो गया, तो 3 की पावर 1 हो गई। कितनी हो गई 3 की पावर 1 हो गई जब सबको ऐड किया। अपॉन इनकी पावर ऐड करो 0.25 0.150 और 0.6 कितना हुआ 0 0 1 0 1, ये भी 1 हो गई तो 7 की पावर भी 1 हो गई। आंसर क्या आया मेरा 3/7, यही मेरा आंसर है सिंप्लीफिकेशन का। ये तो आपको इतना बड़ा मैं डिटेल में दे रहा हूँ, जब आप करोगे ना बेटा इतना आसान हो जाएगा कि तुरंत करते जाओगे आप, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगता, आसानी से होते जाते हैं। बस ये है कि आपका मैथ्स कितनी तेज़ है, कितनी तेज़ आप कर सकते हो। ठीक है, बस आप घर पे प्रैक्टिस करो, ये सब चीज़ें तुरंत तुरंत बनती जाएंगी। ठीक है, फ्रेंड का लाभ प्राप्त होता, ये इस क्वेश्चन ने बोला है। तो सबसे पहले क्या है, उसने क्या करा 20% के लॉस पे बेचा है। कितने में बेचा है 480 में बेचा है। तो इसका मतलब जो 480 रुपये उसे जो मिले हैं वो 80% के बराबर होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि 20% की हानि हुई है। जैसे मान लीजिए 100% था, कोई चीज़ 100% पे थी, उसने उसे 20% की हानि में बेचा, तो जाहिर सी बात है उसे 80% उस चीज़ की लागत प्राप्त हुई होगी। तो जो 80% था, अगर मैं इसको 100% पे बेचता तो कितना होता 480 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। ठीक है, अब 0 से 0 कटा और 8 6 48, यानी वो उसे
अगर एक्चुअल प्राइस में बेचता तो उसे 600 रुपये में बेचना होता, पर उसे 600 रुपये तो दूर, उसने 20% की हानि में बेच दिया बेटा। और 20% की हानि में बेचने के बाद वो कितने में बिकी, वो चीज़ बिकी 480 में। अब उसने बोला अगर वो इस 600 को एक्चुअल प्राइस में अगर वो 20% पे बेचता, 20% ज़्यादा बेचना चाहता तो क्या होता, 20% के अगर वो प्रॉफिट पे बेचता, 600 उसकी एक्चुअल है, तो अगर 20% का प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो 20% के प्रॉफिट पे 600 रुपये बनते कितने, तो 20% का क्या लिखूंगा मैं, 120 लिख लेता हूँ, अपॉन 100 से डिवाइड देता हूँ, तो 100 6 और 6 इंटू 120 कितना होता है, 720, यानी 720 रुपये में अगर वो उसे बेचता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। था आसान बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं थी। तो यही क्वेश्चन था, उसने बोला था कि उसे कोई चीज़ बेचनी थी 20% के लाभ पर बेटा उसने वो चीज़ उस पर क्या 20% की हानि में बेचने के बाद वो उसे वस्तु कितने की पड़ी, 480 रुपये की पड़ी। तो उसने बोला कि अगर वो 480 पे वो 20% के लाभ पे बेचता है तो 100% उसको वस्तु कितने की पड़ती, तो वो 600 रुपये की पड़ती। और 600 पे अगर उसे 20% के अगर मुनाफा चाहिए तो वो उसे कितने की पड़ेगी, वो 720 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यही लेवल होता है। अब देखिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, अपन से पूछता है कि अ सम ऑफ ₹400, कोई मेरे पास रुपए हैं 400 रुपये हैं, अमाउंट्स टू 480, ठीक है, इन 4 ईयर्स। तो मैं आपको अपने सरल भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास 400 रुपये हैं, ठीक है, उन 400 रुपये को मैंने 4 वर्षों के लिए कहीं इन्वेस्ट किया, कहीं भी है ना बैंक वगैरह में इन्वेस्ट किया, और कितने दर पे किया, कितने वार्षिक दर पे किया वो मुझे अभी मालूम नहीं है क्योंकि वो उसमें गिवन भी नहीं है। ठीक है, मैंने कोई 400 रुपये किसी बैंक वगैरह में लगाए, 4 वर्षों के लिए लगाए, और वो मुझे जब 4 वर्षों के बाद मिले तो वो मुझे कितने बढ़ के मिले, वो मुझे 480 रुपये बढ़ के मिले। पर मुझे अभी यही नहीं मालूम प्रॉपर कि वार्षिक दर कितनी उस पर रेट पे लगाया है मैंने, कितनी रेट पे वो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया होगा 4 वर्षों के लिए, जब जाके मुझे 480 रुपये मिला। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली है, जब आप इसके रेट फाइंड आउट कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट विल इट अमाउंट टू द रेट ऑफ इंक्रीज बाय 2%। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास रेट निकल के आएगी उस रेट में आप 2% जब और बढ़ा देंगे, 2% और बढ़ा देंगे उस रेट में, तो फिर यही अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था वो 4 वर्षों में आपको कितना और इंटरेस्ट बढ़ के देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का पूछना है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके क्वेश्चन में क्या होता है, अमाउंट। आप ये जानते होंगे कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है। अब क्या बोला है, अमाउंट कितना दिया है मुझे, 480 रुपये दिया है अमाउंट। ठीक है, मैंने प्रिंसिपल कितनी लागत लगाई, मैंने 400 रुपये की लागत लगाई। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि इंटरेस्ट कितना मिला होगा 4 वर्षों में। तो इंटरेस्ट पड़ा मुझे कितना, जब 480 में से आप 400 को माइनस कर देंगे तो इसका मतलब मुझे कितना 4 वर्षों में 80 रुपीज़ और एक्स्ट्रा बढ़ के मिले। ठीक है, 80 रुपीज़ और एक्स्ट्रा बढ़ के मिले। पर भाई मुझे ये तो कोई बताओ कि कितनी वार्षिक दर पे मैंने लगाया होगा, कितनी इंटरेस्ट रेट पे मैंने वो चीज़ पैसे को इन्वेस्ट किया होगा 400 रुपये को। तो उसको निकालने के लिए आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। आप क्या करोगे, इंटरेस्ट कितनी है 80 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है मेरे को, 400 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मुझे निकालनी है और टाइम मुझे कितना है 4, वो 4 गिवन है, 4 ईयर्स गिवन है। 100 से 400 कितनी बार जाता है, 4 से 80 20 बार कटता है, और 4 से 25 जाता है। तो इसका मतलब मुझे रेट कितनी, यानी 5% की रेट पर मैंने जब 400 रुपये 4 वर्ष के लिए लगाए होंगे तब मुझे वो अमाउंट मिला 480 रुपये का, यानी उस 400 पे 80 रुपये बढ़ के मुझे मिले। ठीक है, अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, ये तो मुझे मालूम चल गया। अब उसने जो क्वेश्चन में पूछा है मुझसे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस इंटरेस्ट रेट पे अगर मैं 2% की इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दूं तो कितना कर दूं, इस इंटरेस्ट, पहले तो मुझे बताओ रेट इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरी अभी निकली है वो कितनी निकली है 5%। अगर मैं इसमें 2% और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूं तो कितना होता है, 7% होती है।
जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज बाय 2%। तो क्या होगा, 2% जब मैंने इसमें रेट बढ़ा दी तो क्या होगा, फिर मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। और कितने उस पर 400 का प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट रेट 7 पे निकालना है और कितने वर्षों के लिए निकालना है, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 100 को 4 से करोगे तो 4 होता है, 28 इंटू 4 कितना होता है, 112। यानी ये इंटरेस्ट रेट बनेगी मेरी, यानी ये इतना इंटरेस्ट बनेगा मेरा 7% की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकालता हूँ तो मैं। तो क्या करेंगे, फिर अमाउंट कितना बनेगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दो। प्रिंसिपल कितना है, 400, और 400 में आप 112 का प्लस कर दो तो कितना हो गया, 512। यही मेरा आंसर है। ठीक है, था ना आसान, कोई दिक्कत तो नहीं थी। ठीक है, तो यही हैं आज के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। तो बेटा अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, फिर हमारी अगली मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास में। ठीक है, तो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे आशा करता हूँ आप इस सेशन को पसंद करके सबको शेयर भी करके ज़रूर जाएंगे, और पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि मेरे टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा उस पीडीएफ को, आपको बाइलिंगुअल दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी। और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा बेटा इस सेशन की। अब आने वाली जो सेशंस हैं उसमें अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और बेटा मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं आपको पेड लेक्चर से ज़्यादा ला के दूँगा, जो भी चीज़ ला के दूँगा मटेरियल। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको देखें, आने वाले सेशंस को ज़रूर देखें, आप कंटिन्यूसली इसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप बीच में से लेक्चर्स को लेना छोड़ दोगे तो ये आपके लिए बहुत घाटा हो जाएगा बेटा। अगर दरोगा बनना चाहते हो तो प्लीज़ इन सेशन को ज़रूर लेते रहना, और लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। ठीक है बेटा, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, होप यू लाइक इट। और